गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में अंतर। बोले भी थे कि आप लोग कर लीजिएगा अपने से, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप उसमें दोनों के प्रॉपर्टी को डिफरेंस कर लीजिएगा। अब आज का क्लास आपका होगा फ्रेंडलिक की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होगा। कॉपी निकालिए आप लोग। अब देखिए फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया कि अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा और उसके दाब के बीच ग्राफ खींचा। आइसोथर्म का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्रेंडलिक ने क्या किया कि अधिशोषित गैस की मात्रा और अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच में स्थिर ताप पर एक ग्राफ खींचा। उस ग्राफ का नाम है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यह टॉपिक जल्दी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, लोगों को पढ़ाने में दिक्कत होता होगा, इसलिए हो सकता है कि टॉपिक को लोग स्किप भी कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये टॉपिक आपको आगे के क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इससे। इसका थ्योरी लिखिए। देखिए फ्रेंडलिक ने अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच स्थिर ताप पर एक ग्राफ खींचा जिसे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, फ्रेंडलिक ने अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा
दाब के बीच ग्राफ खींचा जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब देखो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर इसका ग्राफ जो है डिफरेंट तरह का है। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ क्या है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये एक्स बाई एम हो गया इस दिशा में, और पी हो गया इस दिशा में। दोनों के बीच ग्राफ खींचा। सबसे पहला ग्राफ खींचा है 273 केल्विन पर। सबसे पहला ग्राफ है 273 केल्विन का। इसके बाद है 244 केल्विन का। इसके बाद है 195 केल्विन का है। इस तरह से 195 केल्विन ग्राफ है। इस ग्राफ से आपको बताया गया है कि जैसे टेम्परेचर जितना कमते जाएगा उतना अधिशोषण बढ़ते जाएगा। देखिए 273 केल्विन पर अधिशोषण इतना है, देखो यहाँ। इसके बाद 244 पर उससे बढ़ गया 195 पर। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे जो है अधिशोषण बढ़ेगा। ताप घटते जाएगा, अधिशोषण बढ़ते जाएगा, ताप बढ़ते जाएगा, अधिशोषण घटते जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि फ्रेंडलिच ने क्या किया कि गैसों के जो अधिशोषित मात्रा है उसके बीच में और दाब के बीच में एक इंपीरिकल रिलेशन बनाया उसने। फ्रेंडलिच ने गैसों के x/m तथा P के बीच एक इंपीरिकल रिलेशन दिया। इंपीरिकल रिलेशन दिया, ठीक है। x/m इक्वल टू k p टू द पावर 1/n, जहां n जो है ग्रेटर देन है कितना से, तो 1 से। 1 से हमेशा बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब आइए यहाँ पर x क्या हुआ, x हो गया अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा। m क्या हुआ, अधिशोषक का द्रव्यमान। k क्या हुआ, ये k हो गया कांस्टेंट। p क्या हुआ, दाब हो गया। n क्या हुआ, एनी नंबर हो गया। कोई संख्या है जो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझिए। फ्रेंडलिच ने क्या किया कि गैसों के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच में एक स्थिर ताप पर एक ग्राफ खींचा जिसे हम फ्रेंडलिच एग्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते। ये इनका ग्राफ है। टेम्परेचर जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे अधिशोषण बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अधिशोषण घटेगा, उल्टा होता है। अब इसने क्या किया कि x/m और p के बीच में एक ग्राफ खींचने का एक रिलेशन दे दिया उसके बीच में, ठीक है। एक संबंध बताया, इसका संबंध है x/m बराबर k p टू द पावर 1/n, जहां x हो गया अधिशोषित गैस की मात्रा, m हो गया अधिशोषक का द्रव्यमान, k हो गया कांस्टेंट, p हो गया दाब और n हो गया एनी नंबर। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इधर वाला मिटाते हैं। अब देख लीजिए। अब क्या है कि जो रिलेशन बनाया उसमें लॉग के रूप में उसको कन्वर्ट किया। दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग
एक्स बाई एम बराबर होगा लॉग के होगा, अब पी टू दी पावर 1/n हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log x बाई एम बराबर log k होगा प्लस log p टू दी पावर हो जाएगा 1/n। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा log x बाई एम बराबर log k प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पावर में 1/n है, लॉग के नियम के अनुसार से पीछे आ जाएगा कोफिशिएंट में, तो 1/n और log p हो गया। ये हो गया इसका रिलेशन। इस पर न्यूमेरिकल नहीं है, देखिए अगर पूछेगा तो इसमें बना सकते हैं। इसमें x, m, k और p ये 1, 2, 3, 4 वेरिएबल है, इसमें से 5 वेरिएबल है। इसमें 5 वेरिएबल में से कोई भी 4 दिया रहेगा और आपको 5वां पूछेगा, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद क्या है कि फ्रेंडलिच ने क्या किया कि इसके log x बाई एम और log p के बीच में ग्राफ खींचा। ठीक है, इसने क्या किया, फ्रेंडलिच ने log x बाई एम तथा x बाई एम तथा log p के बीच स्थिर ताप पर एक ग्राफ खींचा जो x बाई एम एक्सिस को, जो x बाई एम अक्ष को, log x बाई एम अक्ष को, जो log x बाई एम अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिससे log k का मान ज्ञात होता है। log k का मान ज्ञात होता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है, ये है log x बाई एम और ये यहाँ पर हो गया log p। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे। इसको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पर काटेगा वही हो जाएगा, log k हो जाएगा। इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1/n के बराबर होगा। ठीक है, तो इस सब मान से जो है हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या है कि इसमें कुछ केस लगा दिया गया, कंडीशन लगा दिया गया, इसके कंडीशन को पढ़िए। अब देखिए इसका केस फर्स्ट, है जब 1/n का मान 0 होगा। जब 1/n बराबर 0 तो x बाई एम बराबर होगा k इंटू पी टू दी पावर 1/n। इसका मतलब हो गया x बाई एम बराबर k गुना p के पावर 0। p के पावर 0 का मतलब क्या है, मान हो गया a, तो यहाँ हो गया k इंटू 1 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए कि दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब अगर बदल जाएगा तो भी अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कमेगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि x बाई एम जो है वो बराबर k हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया k। अतः अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर
इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा उसके दाब से स्वतंत्र होता है, मतलब इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझिए इसको। केस फर्स्ट, अगर 1/n का मान 0, ठीक, फ्रेंडली के जो इक्वेशन है उसमें, तो उसमें अगर हम P का मान 1/n है तो उसको 0 देंगे, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का या टर्म का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, अर्थात के कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये जो हमारा फाइनल रिलेशन आया, इस फाइनल रिलेशन में प्रेशर का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मान जो होगा वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए केस सेकेंड, जब 1/n बराबर 1, अब आ जाइए x/m बराबर क्या होगा, Kp⁴ तो क्या हो जाएगा, x/m बराबर क्या होगा, k गुना p हो जाएगा, पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, x/m समानुपाती हो जाएगा p का, क्योंकि बराबर और कांस्टेंट क्या होता है, समानुपाती हो जाता है, ऐसा नियम है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ अतः अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है, समझ गए कि दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा, दाब घटेगा अधिशोषण घटेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्रेंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया। फ्रेंडलिक ने जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बताया, चल रहा था मतलब आवाज आ रहा है, फ्रेंडलिक ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो बताया उसमें यही है कि अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा और उसके दाब के बीच स्थिर ताप पर एक ग्राफ खींचा। ग्राफ का जो लाइन आया उससे ये समझाया कि किस स्थिति में, मतलब ताप तो स्थिर है, ताप के किस स्थिति में उसका जो अधिशोषण होगा कम होगा और किस स्थिति में ज्यादा होगा ये बताया। मतलब कहने का हुआ, आपने ग्राफ देखा कि जब हम 273 केल्विन टेम्परेचर लिए थे तो उसका अधिशोषण कम था, जब 244 किए तो उससे बढ़ गया, 195 किए तो उससे भी बढ़ गया। तो इस तरह से जो है ना, अधिशोषण के यह जो है अधिशोषण के मात्रा को बता दिया। इसके बाद उसमें लॉग लगाया, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला दिया, लॉग लगाने के बाद उसमें ग्राफ खींचा, ग्राफ में बता दिया कि जैसे जैसे इसमें देखो दाब हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दाब घटा देंगे तो ये मान यहाँ पर आ जाएगा जिसको लॉग की कहते हैं, और इसका जो स्लोप होता है 1/n के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आज खत्म हो गया। आज इतना ही रखिए, ये थ्योरेटिकल है, इसको 2-4 बार लिखिएगा, लिखने के बाद आपको जो है कंसेप्ट समझ में आएगा, है ना। और ये उतना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आवश्यक है कि हो सकता है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दे। एक क्वेश्चन तो इसमें आ ही जाएगा कि दाब बढ़ने से अधिशोषण बढ़ेगा कि घटेगा, तो याद होगा कि दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा, दाब घटेगा तो अधिशोषण घटेगा। रह गया ताप का प्रभाव, ताप अगर मान लीजिए कम है तो अधिशोषण ज्यादा होगा, ताप अगर अधिक होगा अधिशोषण कम हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए।